हेलो मेरे प्रिय साथियों, आप सब कैसे हैं। आशा करता हूँ जहाँ भी होंगे स्वस्थ और मस्त होंगे। मैं हूँ राजेंद्र और आपका अपना चैनल RPGS रिसर्च में स्वागत करता हूँ। मेरे साथियों, आज यूपी टेट 2026 भारतीय संविधान की क्लास में मूल अधिकार या फंडामेंटल राइट्स पे चर्चा करेंगे। मेरे साथियों, मूल अधिकार का संबंध भारतीय संविधान के भाग 3 और अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक है। मेरे साथियों, जो हमारा मूल अधिकार है वह अमेरिका देश के संविधान से प्रेरित है। यानी हम कह सकते हैं कि जो मेरे साथियों मूल अधिकार हम पढ़ते हैं यह अमेरिका देश के संविधान से लिया गया है। मेरे साथियों, जो आपका भाग 3 है इसे भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। तो मेरे प्रिय साथियों, पहले आइए ये 2 पॉइंट को लिख लेते हैं। तत्पश्चात मूल अधिकार से संबंधित अन्य प्रावधानों पर चर्चा करेंगे और उसे लिखने का भी कार्य किया जाएगा। तो मेरे प्रिय साथियों, पहले 2 पॉइंट को लिखिएगा। पहला पॉइंट लिखिए कि मूल अधिकार किस देश के संविधान से प्रेरित है। तो लिखिएगा मूल अधिकार, मूल अधिकार, मूल अधिकार अमेरिका देश के संविधान से, अमेरिका देश के संविधान से प्रेरित है। मेरे साथियों, पहले पॉइंट से प्रश्न क्या बनेगा, बोल देगा आपके पेपर में प्रश्न आ सकता है कि मूल अधिकार किस देश के संविधान से लिया गया है। तो आप क्या बताएंगे, अमेरिका देश के संविधान से लिया गया है। ठीक है मेरे साथियों, भाग 3 को ही क्या कहते हैं, भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। तो आइए इसे भी लिख लेते हैं। तो दूसरा पॉइंट बना के लिख लीजिएगा, भाग 3 को भारतीय संविधान का, भाग 3 को भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। तो मेरे साथियों, दूसरे पॉइंट से आपके पेपर में क्या प्रश्न पूछ सकता है, पूछेगा कि किस भाग को भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। क्या पूछेगा कि भारतीय संविधान के किस भाग को भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। तो क्या बताएंगे, भाग 3 को भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। कई बार प्रश्न पूछा गया है मेरे साथियों। थर्ड पॉइंट पे अब चलते हैं मेरे साथियों। जो हमारा मूल अधिकार है यह सीमित है, असीमित नहीं है। यानी कहने का मतलब यह है कि हम कहें कि हमें बोलने की आज़ादी है, तो बोलने की आज़ादी तो है लेकिन इस पे भी सीमा लगाया गया है। हम कहें कि हमें खाने की आज़ादी है, तो हमें खाने की आज़ादी है मेरे साथियों, लेकिन यह नहीं है कि किसी के घर में जाके और उसका जो भोजन बना है उसी को हम खा लें। नहीं, अपने घर में हम भोजन बनाएंगे, हम अपना खाना खाएंगे, यह आज़ादी है। और आपके कोई खाना को रोकता है, टोकता है, आपको खाने नहीं देता है, तब आपके मौलिक अधिकारों का क्या होगा, उल्लंघन होगा। मान लीजिए आपको गाना गाना है, ठीक है, और आपके गाना गाने से कोई को परेशानी होती है और आप मन में ही गाना गा रहे हैं और कोई बोल रहा है कि आप मन में क्यों गाना गा रहे हैं, मुझे दिक्कत हो रही है, तब यहाँ पे वह व्यक्ति क्या हो सकता है, आपके मौलिक अधिकारों का हनन कर रहा है, तो आप उस पर एक्शन ले सकते हैं। मान लीजिए आप 25 साल के हो गए हैं और एक सुंदर कन्या से आपको प्यार हो गया है और उसका उम्र जो है 20 साल हो गया है, आप 25 साल के हैं, तो आप क्या कर सकते हैं, प्रेम विवाह कर सकते हैं। क्योंकि प्रेम विवाह के लिए कहता है कि लड़के का उम्र 21 वर्ष और लड़की का उम्र 18 वर्ष यदि रहे तो लड़का लड़की शादी कर सकते हैं। मियाँ बीबी राजी तो क्या करेगा काजी, यह भी है मेरे साथियों, यह अधिकार है। लेकिन मान लीजिए आप हैं 15 साल के और लड़की है 12 साल के और कह रहे हैं कि हम उससे प्यार करते हैं, हम उससे शादी करेंगे, तो आप तो तोड़े जाएंगे, लड़की भी तोड़ी जाएगी। ठीक है ना, तो दोनों लोग
आपका लात घुसा में जो होता है ना, लात घुसे की मशीन में डाल के कूटा जाएगा, हुआ वाला सिस्टम हो जाता है। तो मेरे साथियों जो मूल अधिकार है यह सीमित है, असीमित नहीं है। आइए लिख लेते हैं, तीसरा पॉइंट लिखिएगा। मूल अधिकार, मूल अधिकार सीमित है। क्या है? सीमित, सीमित है, असीमित नहीं है। असीमित, असीमित नहीं है, नहीं है। मेरे साथियों चौथे पॉइंट पे चलते हैं, और चौथा पॉइंट आपके लिए इम्पॉर्टेंट होने वाला है। मेरे साथियों मूल संविधान में मूल अधिकारों की संख्या 7 थी। कितनी थी? 7। लेकिन 44वें संविधान संशोधन 1978 के तहत संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार से निकालकर भाग 12 अनुच्छेद 300 क में कानूनी अधिकार बनाकर रख दिया गया। इस प्रकार वर्तमान में मूल अधिकारों की कुल संख्या 6 हो जाती है। तो आइए इसे भी लिख लेते हैं। कई बार पूछा गया है कि मूल संविधान में मूल अधिकारों की संख्या कितनी है, तो क्या बताएंगे? 7 है। लेकिन पूछते कि वर्तमान संविधान में कुल कितने मूल अधिकार हैं, तो क्या बताएंगे? 6 है। किसको निकाला गया? संपत्ति को अधिकार को निकाला गया। किस संविधान संशोधन के तहत निकाला गया? तो 44वां संविधान संशोधन 1978 के तहत निकाला गया। प्रश्न बना है मेरे साथियों, इसलिए चौथा पॉइंट को पहले से ही क्या किए हैं? इंपॉर्टेंट घोषित कर दिए हैं। तो आइए इसे भी लिख लेते हैं, लिखिएगा। मूल संविधान में, मूल संविधान में, मूल संविधान में मूल अधिकारों की संख्या, इसी को मौलिक भी बोलते हैं, तो आप मूल या मौलिक कुछ भी लिख सकते हैं। मूल अधिकारों की संख्या 7 थी। कितनी थी? 7, 7 थी। किंतु लिखिएगा, किंतु 44वें संविधान संशोधन, 44वें संविधान संशोधन, 44वें संविधान संशोधन 1978 के तहत, 1978 के तहत संपत्ति के अधिकार को, संपत्ति के अधिकार को, अधिकार को मूल अधिकार से, मूल अधिकार से, मूल अधिकार से निकालकर, मूल अधिकार से निकालकर भाग 12, भाग 12 अनुच्छेद 300 का, अनुच्छेद 300 का में कानूनी अधिकार बनाकर, अधिकार बनाकर रख दिया गया, रख दिया गया। मेरे साथियों तो जो हमारा चौथा पॉइंट है, यहाँ से प्रश्न कैसे पूछेगा, आइए बात कर लेते हैं। पूछेगा कि मूल संविधान में मूल अधिकारों की संख्या कितनी थी, तो क्या बताएंगे? 7। क्या पूछेगा? मूल जो हमारा संविधान है उसमें मूल अधिकारों की संख्या कितनी है, यानी क्या पूछ रहा है? मूल अधिकारों की संख्या कितनी है, तो क्या बताएंगे? 7 है। और पूछेगा कि यह बताइए कि वर्तमान में कितना हो जाएगा, तो एक तो निकाल दिया गया जो हमारे मूल संविधान में था, एक को निकाल दिया गया, तो कितना बचा? 6। तो वर्तमान संविधान में कुल मूल अधिकारों की संख्या कितनी है? 6 है। तो किसे निकाला गया? तो मेरे साथियों यह भी पूछा जा सकता है कि मूल अधिकार में से किस अधिकार को निकाल दिया गया, तो क्या बताएंगे? संपत्ति के अधिकार को निकाल दिया गया। और किस संविधान संशोधन के तहत निकाला गया, तो 44वें संविधान संशोधन के तहत निकाला गया। और इसे कहाँ रखा गया, तो मेरे साथियों इसे रखा गया भाग 12 अनुच्छेद 300 क में रखा गया। और क्या बनाया गया, तो एक कानूनी अधिकार बना के रखा गया। क्या बना के रखा गया? कानूनी अधिकार बना के रखा गया।
तो सोचिए कि चौथे पॉइंट से प्रत्येक लेटर से प्रश्न बन सकता है, इसलिए इम्पॉर्टेंट है। और अब लिखने वाले हैं कि वर्तमान में कुल कितने मूल अधिकार हैं, तो 6 हैं। तो आइए 5वें पॉइंट में लिखिएगा वर्तमान संविधान में मूल लिखिएगा वर्तमान संविधान में मूल अधिकारों की संख्या 6 है। कितनी है? 6 है। तो 6 को अंडरलाइन कर लीजिएगा, ठीक है, 6 है। कौन कौन सी है आइए देख लेते हैं। पहला है मेरे साथियों समता का अधिकार है। और यह कहाँ से कहाँ तक है, तो मेरे साथियों लिख लीजिएगा अनुच्छेद 14, 15, 16, 17 और 18। यानी कहाँ से है? 14 से स्टार्ट होता है और कहाँ पे ख़त्म होता है? 18 पे। दूसरा अधिकार लिखिएगा स्वतंत्रता का अधिकार। यह कहाँ से कहाँ तक है? तो मेरे साथियों यह आपकी शुरुआत होता है 19 से, फिर 20 आता है, 21 आता है, 21A आता है और 22 आता है, ठीक है। यानी हम स्वतंत्रता के अधिकार में अनुच्छेद 19 पढ़ेंगे, 20 पढ़ेंगे, 21 पढ़ेंगे, 21A पढ़ेंगे और 22 पढ़ेंगे। नेक्स्ट आइए तीसरा अधिकार कौन है? तो तीसरा अधिकार है मेरे साथियों शोषण के विरुद्ध अधिकार, ठीक है, लिख लीजिएगा शोषण के विरुद्ध अधिकार। इसमें कौन सा अनुच्छेद आता है? तो लिख लीजिएगा आपका 23 और 24 आता है। केवल 2 अनुच्छेद है शोषण के विरुद्ध अधिकार में। नेक्स्ट लिखिएगा चौथा है मेरे साथियों धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। मेरे साथियों यह कहाँ से कहाँ तक है? तो लिख लीजिएगा यह इसमें 25 आता है, 26 आएगा, 27 आएगा और 28 को पढ़ेंगे। और 26, 25, 26, 27, 28 किस अधिकार के अंतर्गत आता है? तो धार्मिक स्वतंत्रता के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट लिखिएगा पांचवा है मेरे साथियों शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार। और इसमें आता है अनुच्छेद 29 और 30। और यह दोनों अनुच्छेद मेरे साथियों जो अल्पसंख्यक होते हैं उनके हितों को पूरा करता है। तो लिख लीजिएगा पहले शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार। शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार लिख लीजिएगा। इसमें कौन सा अनुच्छेद आता है? तो लिख लीजिएगा 29 और 30। केवल 2 अनुच्छेद आता है। नेक्स्ट लिखिएगा और लास्ट संवैधानिक उपचारों का अधिकार। मेरे साथियों जो संवैधानिक उपचारों का अधिकार है इसका प्रावधान अनुच्छेद 32 में है। किसमें है? अनुच्छेद 32 में। यह कोई अधिकार नहीं है, यह अधिकारों का संरक्षक है। यानी जो आप अनुच्छेद 14 से लेकर अनुच्छेद 30 तक जो अधिकार पढ़ेंगे उन सभी अधिकारों की रक्षाकर्ता कौन है? अनुच्छेद 32। देखेंगे जब इसको पढ़ेंगे तब। तो मेरे साथियों यदि पूछे प्रश्न आपसे पेपर में पूछ लेता है कि यह बताओ मेरे भाई साहब वर्तमान संविधान में कुल कितने मूल अधिकार हैं? तो क्या बताएंगे? 6 हैं। कितना है? 6 हैं, ठीक है। और यह भी यहाँ से भी प्रश्न बना है, इसको याद करना पड़ेगा आपको। क्या करना पड़ेगा? याद करना पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा? क्योंकि मेरे साथियों पूछा गया प्रश्न यह है कि यह बताइए कि समता का अधिकार कहाँ से कहाँ तक है? तो समता का अधिकार स्टार्टिंग होता है 14 से, ख़त्म कहाँ से होता है?
तो आपके 18 पर स्वतंत्रता का अधिकार कहाँ से कहाँ तक है, तो स्टार्टिंग इसका शुरुआत होता है अनुच्छेद 19 से, ख़त्म कहाँ होता है 22 पे, यह भी पूछा गया है। ठीक है। शोषण के विरुद्ध अधिकार कहाँ से स्टार्टिंग होता है, कहाँ पे ख़त्म होता है, तो 23 से स्टार्टिंग होता है, 24 पे ख़त्म हो जाता है। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार कहाँ से कहाँ तक है, तो 25 से स्टार्टिंग होता है, कहाँ पे ख़त्म होता है 28 पे। शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार 29 से स्टार्टिंग होता है और 30 पे जाके ख़त्म। संवैधानिक उपचारों का अधिकार किस में है, अनुच्छेद 32 में। तो यहाँ से पूछ लेता है, तो एक बार बताइए समता का अधिकार कहाँ से कहाँ तक है, तो 14 से 18। ठीक है, कहाँ से कहाँ तक है, 14 से 18 तक है। शोषण के विरुद्ध अधिकार 23-24 कहाँ तक है, 23 और 24 में है। स्वतंत्रता का अधिकार कहाँ में है, किस में है, अनुच्छेद में 19 से 22 में है। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार किस में है बताइए फटाफट, तो 25 से 28 तक है। ठीक है। संवैधानिक उपचारों का अधिकार किस में है, 32 में है। शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार किस में है, 29 और 30 में। तो 2-3 बार आंख बंद करके लर्न कर लीजिएगा, यहाँ से प्रश्न बनता है। ठीक है। अब आते हैं कुछ और इसमें जानकारी प्राप्त कर लेते हैं मेरे साथियों। जो यह अधिकार दिया गया है, यानी जो वर्तमान संविधान में जो हमें 6 मूल अधिकार प्राप्त हुए हैं, इन 6 में से जो हमें अधिकार प्राप्त हुआ है, यदि इसका उल्लंघन कोई करता है तो हम कहाँ जाएंगे, हाई कोर्ट। कहाँ जाएंगे, हाई कोर्ट जाएंगे। और कहाँ जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। मेरे साथियों, यदि किसी व्यक्ति के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होता है तो वह हाई कोर्ट भी जा सकता है और सुप्रीम कोर्ट भी जा सकता है। जब हाई कोर्ट जाएगा तो अनुच्छेद 226 के तहत जाएगा, जबकि सुप्रीम कोर्ट यदि जाना चाहता है तो वह अनुच्छेद 32 के तहत जाएगा। और 32 हमको पढ़ना है। ठीक है। अनुच्छेद 226 जब हम उच्च न्यायालय पढ़ेंगे तब पढ़ेंगे, लेकिन मौलिक अधिकार में हम अनुच्छेद 32 पर एकदम गहन अध्ययन कर लेंगे। तो आइए पॉइंट लिखिएगा। यदि यह 6वां पॉइंट है, 6वां पॉइंट कर लीजिएगा। यदि किसी व्यक्ति के मूल अधिकारों का हनन, क्या बोलते हैं, हनन या उल्लंघन कह सकते हैं, इसी को क्या बोलते हैं, उल्लंघन। हनन या उल्लंघन होता है तो अनुच्छेद 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट और अनुच्छेद 226 के तहत हाई कोर्ट जा सकता है। जा सकता है। तो मेरे साथियों, यहाँ से प्रश्न आपके पेपर में कैसे पूछेगा, तो यह पूछेगा यदि किसी व्यक्ति के मौलिक अधिकारों का हनन होता है तो वह सुप्रीम कोर्ट किस अनुच्छेद के तहत जाएगा, तो क्या बताएंगे, अनुच्छेद 32। और यह बोल दे कि यदि किसी व्यक्ति के मौलिक अधिकारों का हनन होता है तो वह हाई कोर्ट किस अनुच्छेद के तहत जाएगा, तब क्या बताएंगे, अनुच्छेद 226 बताएंगे। ठीक है मेरे साथियों। इसीलिए मौलिक अधिकारों का संरक्षक हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट को माना जाता है। देखिए, मूल अधिकार या मौलिक अधिकार पर कानून बनाने का अधिकार केवल संसद को दिया गया है और किसी को नहीं दिया गया है। लेकिन यदि यह बोल दे कि मूल अधिकारों का संरक्षक कौन है, रक्षक कौन है, चौकीदार कौन है, कौन मूल अधिकारों का रक्षा करता है, तब आपको क्या बताना पड़ेगा, हाई कोर्ट बताएंगे और सुप्रीम कोर्ट बताएंगे। ठीक है। आइए लिख लेते हैं, इसको भी लिखिएगा। यह हमारा 7वां पॉइंट है। लिखिएगा, मूल अधिकारों का संरक्षक हाई कोर्ट, कौन सा कोर्ट, हाई कोर्ट, इसी को क्या बोलते हैं, उच्च न्यायालय। ठीक है। हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट को माना जाता है। तो यहाँ से प्रश्न कैसे बनेगा, प्रश्न बनेगा कि निम्नलिखित में से मूल अधिकारों का संरक्षक है, और 4 ऑप्शन देगा। पहला देगा
सुप्रीम कोर्ट, दूसरा ऑप्शन देगा संसद, तीसरा ऑप्शन देगा आपका लोकसभा, चौथा ऑप्शन दे देगा आपका विधानसभा। तब क्या करेंगे, सुप्रीम कोर्ट को करेंगे। और मान लीजिए ऑप्शन में सुप्रीम कोर्ट ना रहे और हाई कोर्ट रहे, तब भी क्या ट्रिक करेंगे, हाई कोर्ट को ट्रिक करेंगे, क्योंकि मूल अधिकारों का संरक्षक हाई कोर्ट भी है और सुप्रीम कोर्ट भी है। लेकिन यह दे दे कि मूल अधिकारों पर संबंधित कानून कौन बना सकता है, तब क्या बताएंगे, संसद। तो लिख लीजिएगा, 8वां पॉइंट लिखिएगा, मूल अधिकार, मूल अधिकारों, मूल अधिकार, मूल अधिकार के संबंध में, के संबंध में कानून बनाने का अधिकार, कानून बनाने का अधिकार, कानून बनाने का अधिकार केवल संसद को है, केवल किसको है, संसद को है, संसद को है। यह ध्यान में रखिएगा, ठीक है। इंक थोड़ा सा कम हो गया है, दूसरा मार्कर ले लेते हैं, ठीक है। तो मेरे साथियों यहाँ से प्रश्न कैसे पूछेगा, तो पूछेगा यह मेरे साथियों कि यह बताइए कि जो हमारा मूल अधिकार है इस पर कानून कौन बना सकता है। तो इस पर कानून बना सकता है केवल एक संस्था, जिसका नाम है संसद। कौन बना सकता है, संसद बना सकता है। मेरे साथियों यदि कोई आपसे पूछ दे कि यह बताइए कि मूल अधिकार वाद योग्य है कि वाद योग्य नहीं है, यानी इस पर बहस की जा सकती है कि नहीं की जा सकती है, यदि हमारा कोई मौलिक अधिकारों का हनन करता है तो क्या हम हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं कि नहीं जा सकते हैं, तो जा सकते हैं। इस प्रकार मूल अधिकार क्या है, वाद योग्य है, ठीक है। और मेरे साथियों मूल अधिकार परिवर्तनीय भी है, क्या है, परिवर्तनीय भी है। क्यों परिवर्तनीय है, आगे हम लोग जानेंगे, लेकिन पॉइंट यहीं पे लिख लेंगे, ठीक है। तो लिख लीजिएगा, 9वां पॉइंट लिखिएगा, मूल अधिकार, मूल अधिकार, मूल अधिकार वाद योग्य है, वाद योग्य है। क्या है, मूल अधिकार वाद योग्य है। मेरे साथियों एक तो यह प्रश्न कई बार पूछा गया है कि मूल अधिकार क्या है, तो वाद योग्य है, यानी हम कह सकते हैं कि इस पर हम बहस कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, बहस कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा, मूल अधिकार, मूल अधिकार, अधिकार परिवर्तनीय भी है। क्या है, परिवर्तनीय भी है, यानी इसका परिवर्तन किया जा सकता है। आगे जब हम अनुच्छेद 13 पढ़ेंगे तो वहाँ पे यह शब्द आ जाएगा। तो लिख लीजिएगा, मूल अधिकार परिवर्तनीय है। मेरे साथियों 11वां पॉइंट भी बहुत इंपॉर्टेंट है। यदि कोई आपसे पूछे कि क्या मूल अधिकार नकारात्मक अवधारणा देता है या सकारात्मक अवधारणा देता है, तो क्या बताएंगे। मेरे साथियों मूल अधिकार मुख्यतः नकारात्मक अवधारणा देता है, जबकि यद्यपि कुछ मामलों में सकारात्मक अवधारणा भी देता है। नकारात्मक कहने का मतलब यह है कि हमें मूल अधिकार, अधिकार तो देता है, लेकिन अधिकार देने से ज़्यादा मेरे साथियों क्या करता है, यह रोकने का कार्य करता है। यानी अधिकार हमें देता है, लेकिन कहता है कि ये नहीं करना है, वो नहीं करना है, ये नहीं करना है। जैसे मम्मी पापा कहेंगे कि शादी में जाना, लेकिन यह जाके वहाँ पे शराब मत पीना, जाके डांस नहीं करना, जाके जहाँ पे जयमाला होता है वहाँ पे वीडियो रिकॉर्डिंग ना करना, रोका जाता है ना। कहने का मतलब यह है कि अधिकार देने के बाद भी किंतु परंतु उसमें 25 प्रकार का सवाल पूछा जाए तो वह कोई अधिकार का मान्य नहीं होगा। मान लीजिए आप ये देखे होंगे कि जब एक नई नवेली दुल्हन आती है तो उसके घर वाले, ससुराल वाले क्या करते हैं, कहते हैं कि लो बेटा यह पूरे घर का चाबी है, आज से तुम मालकिन हो गई, ठीक है। बगल में तिजोरी है, बगल में सोना रखा है, सब कुछ रखा गया है और सास भी है उनकी। लेकिन अब सोचिए बस जो आपकी नई नवेली दुल्हन है अगर तिजोरी से 1 लाख रुपया निकालना चाहती है तब भी नहीं निकाल पाएगी। सोचिए कि मालकिन बन जाती है, चाबी उसके पास हो जाता है, फिर भी कुछ नहीं कर सकती है। किसका परमिशन लेना पड़ेगा, सास का लेना पड़ेगा। तो ऐसा अधिकार का क्या मतलब है।
तो वैसे ही मेरे साथियों जब भी आप जो भी अनुच्छेद पढ़ेंगे, हम लोग पढ़ेंगे, तो देखेंगे ना कि अधिकार तो दिया गया है, लेकिन उस अधिकार पे किंतु परंतु बहुत ज़्यादा है। और जब किंतु परंतु किसी अधिकार में हो जाता है, उसी अधिकार को हम बोलते हैं नकारात्मक। लेकिन कुछ मामलों में सकारात्मक भी है। जैसे अनुच्छेद 17 पढ़ेंगे तो वहाँ पे सीधे डायरेक्ट कहा गया है अस्पृश्यता का अंत, यानी अंत तो अंत, जहाँ पे एक्शन लेना है लेता भी है, लेकिन कुछ ऐसे मामले हैं जहाँ पे यह किंतु परंतु करता है। जैसे हम अनुच्छेद आपका 14 पढ़ेंगे तो वहाँ पे किंतु परंतु है, 15 भी पढ़ेंगे तब भी वहाँ पे किंतु परंतु है, 16 पढ़ेंगे जब अवसर की समानता तब भी वहाँ पे किंतु परंतु है, जब 18 पढ़ेंगे उपाधियों का अंत तब भी वहाँ पे किंतु परंतु है कि यह व्यक्ति उपाधि नहीं ले सकता है, यह व्यक्ति उपाधि लेगा। ठीक है, तो आइए इसे भी लिख लेते हैं। लिखिएगा, मूल अधिकार का स्वरूप मूल अधिकार का स्वरूप मुख्यतः नकारात्मक है। क्या है? नकारात्मक है। यद्यपि कुछ मामलों में सकारात्मक भी है। यद्यपि कुछ मामलों में कैसा है? सकारात्मक भी है। सकारात्मक भी है। ठीक है मेरे साथियों, एक तो यह पॉइंट हो गया है। यदि प्रश्न पूछ लेता है कि यह बताओ कि जो हमारा मूल अधिकार है यह कैसा है, कैसा स्वरूप है, तो इसका स्वरूप कैसा है? इसका स्वरूप मुख्यतः तो नकारात्मक है, लेकिन कुछ मामलों में यह क्या है? सकारात्मक भी है। तो यह वाला आप ट्रिक कर दीजिएगा, ऑप्शन में विकल्प में रहे तो क्या करेंगे? आपका नकारात्मक। मेरे साथियों एक पॉइंट और लिखेंगे इसमें, जो आपका भूमिका है, जो भी कुछ पॉइंट बना के मूल अधिकार से लिख रहे हैं उसमें। मेरे साथियों जब आपका अनुच्छेद 352 के तहत राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा होती है, तो जैसे ही घोषणा होगी वैसे ही एक अनुच्छेद जो मौलिक अधिकार का है स्वतः निलंबित हो जाता है। जो शेष मौलिक अधिकार है उन्हें निलंबित करने की शक्ति राष्ट्रपति को दिया गया है, और जो स्वतः निलंबित होता है वह है अनुच्छेद 19। और मेरे साथियों जितने भी और अधिकार हैं इसमें से अनुच्छेद 14 से लेकर आपका 30 तक जितने भी अधिकार हैं इसमें से खत्म कौन होता है आपका? तो सबसे पहले स्वतः निलंबित हो जाता है यह अनुच्छेद 352। जैसे ही लागू होगा वैसे ही अनुच्छेद आपका 19 क्या होता है? स्वतः निलंबित हो जाता है। और शेष जो हमारे अधिकार है 14 से 30 तक, इसको अधिकार को आपका निलंबित करने का अधिकार किसके पास होता है? राष्ट्रपति के पास होता है। लेकिन इसमें भी मेरे साथियों एक अपवाद यह है कि राष्ट्रपति बस 2 अनुच्छेद को छोड़कर आपका सभी आपके अधिकारों को निलंबित कर सकता है। वह अधिकार है मेरे साथियों 20 और 21। यह भी कई बार प्रश्न पूछा गया है, तो यहाँ पे लिख रहे हैं पॉइंटों में, तो यह भी लिख लेते हैं। आगे पढ़ेंगे तो इसको पढ़ेंगे, लेकिन जानते रहिएगा जब अनुच्छेद 352 के तहत राष्ट्रीय आपातकाल लागू होता है तो अनुच्छेद 19 स्वतः निलंबित हो जाता है। शेष अधिकारों को राष्ट्रपति निलंबित कर सकता है, जबकि 2 अनुच्छेद को नहीं करेगा। किसको? 20 को और 21 को। यह भी लिख लीजिएगा, कई बार पूछा गया है, यह भी लिखिएगा। अनुच्छेद 352 के अंतर्गत अनुच्छेद 352 के अंतर्गत जब राष्ट्रीय लिख लीजिएगा, राष्ट्रपति नहीं होगा, राष्ट्रीय आपातकाल का घोषणा होता है तो अनुच्छेद 19 स्वतः निलंबित क्या हो जाता है? निलंबित को बोलते हैं सस्पेंड, निलंबित हो जाता है।
तो कौन सा अनुच्छेद मूल अधिकार का स्वतः ही निलंबित हो जाता है? तो क्या बताएंगे? अनुच्छेद 19 जैसे ही आपका अनुच्छेद 52 की घोषणा होता है, और घोषणा कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। किसका घोषणा करता है? आपका राष्ट्रीय आपातकाल का। किस अनुच्छेद के तहत? 352 के तहत। वैसे ही आपका अनुच्छेद 19 स्वतः क्या हो जाता है? निलंबित होता है। शेष जो आपके शेष मूल अधिकार जो होते हैं, मूल अधिकार, इसको निलंबित कौन कर सकता है? तो राष्ट्रपति कर सकता है। कौन कर सकता है? राष्ट्रपति। लेकिन इसके भी अपवाद हैं, और अपवाद क्या है? अनुच्छेद 21, अनुच्छेद 20 और 21 को छोड़कर, अनुच्छेद 20 और 21 को छोड़कर राष्ट्रपति कोई भी अनुच्छेद जो मूल अधिकार का है उसे निलंबित कर सकता है। बस किसको छोड़कर? अनुच्छेद 20 और 21 को छोड़कर। मेरे साथियों, यह कुछ पॉइंटों में हम लोग मूल अधिकार से संबंधित जानकारी प्राप्त किए हैं। अब चलते हैं मूल अधिकार के अनुच्छेदों पे, लेकिन पहले इसे मिटा देते हैं। मेरे साथियों, अनुच्छेद 12 में राज्य शब्द को परिभाषित किया गया है, तो आइए इसे लिख लेते हैं, हेडिंग बना लीजिएगा। अब मूल अधिकार के अनुच्छेद को पढ़ने जा रहे हैं, और पहला अनुच्छेद क्या है? अनुच्छेद 12, और इसमें क्या है? तो राज्य शब्द को परिभाषित किया गया है, तो लिख लीजिएगा। इसमें राज्य शब्द को परिभाषित किया गया है, और यह बताया गया है कि राज्य के अंतर्गत कौन कौन शामिल है, कौन कौन शामिल नहीं है। लेकिन बस आपके पेपर और यूपी टेट में ज़्यादा नहीं पूछा जा सकता है, यहाँ से कभी प्रश्न बना भी नहीं है, लेकिन बाय द वे कभी बन जाए कि राज्य शब्द को या राज्य का परिभाषा किस अनुच्छेद में है, किस अनुच्छेद में प्रावधान किया गया है, तो क्या बताएंगे? अनुच्छेद 12। ठीक है, अब चलते हैं मेरे साथियों अनुच्छेद 13 की तरफ। इसमें क्या है? तो मेरे साथियों अनुच्छेद 13 में कहता है मौलिक अधिकारों से असंगत तथा उनका अल्पीकरण करने वाली विधियां। पहले लिख लीजिएगा, इसमें क्या कहता है? मौलिक या मूल भी लिख सकते हैं। मौलिक अधिकारों से असंगत यानी मेल न खाता हुआ, उसी को क्या बोलते हैं? असंगत। तो लिख लीजिएगा, मौलिक अधिकारों से असंगत तथा उनका अल्पीकरण मतलब कम करना, अल्पीकरण करने वाली विधियां। मेरे साथियों, जो अनुच्छेद आपका 13 है, इसमें 4 अनुच्छेद को पढ़ना पड़ेगा। 13 हम देख चुके हैं, इसमें है क्या? तो इसमें यह है कि मौलिक अधिकारों से असंगत यानी जो मूल अधिकार से मेल नहीं खाती हैं, और यह जो मेल नहीं खा रही हैं, यह मूल अधिकारों को क्या कर रही हैं? अल्पीकरण यानी कम करने वाली क्या है? विधियों को शामिल इसमें किया गया है, इसमें प्रावधान किया गया है। मेरे साथियों, अनुच्छेद 13 क्लास 1 में कहता है कि संविधान लागू होने से पूर्व की कोई ऐसी विधि हो जो मौलिक अधिकारों को कम या समाप्त करती हैं या हनन करती हैं, तो वह विधि मौलिक अधिकार के हनन तक शून्य घोषित कर दिया जाएगा। आइए पहले लिख लेते हैं, इस लेटर को दोबारा समझा देता हूं। पहले लेटर लिख लीजिएगा, लिखिएगा अनुच्छेद 13 क्लास 1। यह क्लास 1 का मतलब 13 के अंतर्गत है। ठीक है, लिखिएगा, संविधान लागू होने से पूर्व की कोई ऐसी विधि जो मौलिक अधिकारों का, जो मूल अधिकारों का
अतिक्रमण, अतिक्रमण या क्या बोल सकते हैं, उल्लंघन, उल्लंघन करती हैं, उल्लंघन करती हैं, करती हैं, तो उल्लंघन की सीमा तक, तो उल्लंघन की सीमा तक, की सीमा तक, सीमा तक उसे शून्य घोषित कर दिया जाएगा, उसे शून्य घोषित कर दिया जाएगा, घोषित कर दिया जाएगा, दिया जाएगा। तो मेरे साथियों, यह आपका 13 क्लास 1 का लेटर है। क्या कहता है? कहता यह है कि संविधान लागू होने से पूर्व, यह शब्द को पकड़िएगा, संविधान लागू होने से पूर्व। और संविधान हमारा कब लागू हुआ था? 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू हो चुका था। तो संविधान लागू होने से पूर्व की कोई ऐसी विधि है, विधि मतलब कानून, विधि है जो हमारे मूल अधिकारों का, ठीक है ना, मूल अधिकारों का क्या करती हैं? अतिक्रमण करती हैं या उल्लंघन करती हैं। ठीक है, तो उल्लंघन की मात्रा तक, उल्लंघन की मात्रा तक उसे क्या कर दिया जाएगा? शून्य घोषित कर दिया जाएगा। तो जो भी कानून जो संविधान लागू होने से पहले की है, यदि हमारे मौलिक अधिकारों का हनन करती हैं, उल्लंघन करती हैं, तो उल्लंघन की मात्रा तक उसे क्या कर दिया जाएगा? शून्य घोषित कर दिया जाएगा। मेरे साथियों, जो आपका अनुच्छेद क्लॉज 13 क्लॉज 2 में है, इसमें कहता है कि संविधान लागू होने के बाद कोई ऐसी विधि हो, यानी संविधान लागू होने के बाद कोई ऐसी विधि बना दी जाती है, ठीक है, जो मौलिक अधिकारों को कम करती है या उल्लंघन करती है, तो उस विधि को भी उल्लंघन की मात्रा तक शून्य घोषित कर दिया जाएगा। यह भी लिख लीजिएगा, हो सकता है कि पूछ ले, नहीं पूछेगा तो यहाँ से एक प्रश्न बहुत शानदार बनता है, आगे बताने वाला हूँ। ठीक है, लिखिएगा, संविधान लागू होने के बाद, संविधान लागू होने के बाद, होने के बाद कि कोई ऐसी विधि, कि कोई ऐसी विधि, ऐसी विधि, विधि जो संविधान के, जो देखिएगा, जो मूल अधिकारों, जो मूल अधिकारों, अधिकारों का, मूल अधिकारों का उल्लंघन, उल्लंघन करती हैं, करती हैं, तो उल्लंघन की सीमा तक, तो उल्लंघन की सीमा तक, सीमा तक शून्य घोषित हो जाएंगे, शून्य घोषित हो जाएंगे। ये पूरा याद नहीं करना है, यहाँ से प्रश्न नहीं बनता है, घोषित की जाएंगे, लेकिन कहाँ से प्रश्न बनेगा वह बता दूंगा। इसी अनुच्छेद में से बड़ा शानदार एक प्रश्न पूछता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो इसमें क्या है, तो मेरे साथियों, इसमें कहता है संविधान लागू होने के बाद, और संविधान कब लागू हुआ था? 26 जनवरी 1950 के बाद की बात कर रहा है, कि कोई ऐसी विधि है, ठीक है ना, कोई ऐसी विधि है जो हमारे मूल अधिकारों को क्या करती है? उल्लंघन करती है, हनन करती है, तो उल्लंघन की सीमा तक उसे क्या कर दी जाएगी? आपका शून्य घोषित कर दिया जाएगा। और यहाँ पे क्या कर रहा है? संविधान लागू होने से पूर्व की कोई ऐसी विधि है, और यहाँ पे क्या कह रहा है? संविधान लागू होने के बाद की कोई ऐसी विधि है, ठीक है ना, संविधान लागू होने के बाद की कोई ऐसी विधि जो हमारे मूल अधिकार का उल्लंघन करती है या उसका अतिक्रमण करती है, तो अतिक्रमण या उल्लंघन की सीमा तक उसे क्या कर दिया जाएगा? शून्य घोषित कर दिया जाएगा। तो पहले में पूर्व की बात करता है, संविधान लागू होने के पूर्व की, और इसमें संविधान लागू होने के बाद की। अब चलते हैं मेरे साथियों अनुच्छेद 13 क्लॉज 3 की तरफ। तो हेडिंग डाल लीजिएगा एक प्यारा सा, अनुच्छेद 13 क्लॉज 3, सब आपका क्या है? क्लॉज 3 है। इसमें क्या है तो मेरे साथियों, इसमें विधि शब्द को परिभाषित किया गया है। क्या किया गया है? विधि शब्द को परिभाषित किया गया है। तो लिख लीजिएगा, इसमें
विधि शब्द को विधि शब्द को परिभाषित किया गया है। परिभाषित किया गया है। ठीक है। अब मेरे साथियों एक नेक्स्ट अनुच्छेद जान लीजिए, 13 आपका क्लॉज 4। इसमें क्या है, कहता है कि विधि के अंतर्गत गलत हो गया, लिख लीजिएगा। विधि शब्द के अंतर्गत संविधान संशोधन की प्रक्रिया नहीं शामिल होगा। संविधान संशोधन की प्रक्रिया शामिल नहीं होगा। यानी जो ऊपर जब देखेंगे 13 क्लॉज 3 में, तो उसमें विधि शब्द को परिभाषित किया है, और विधि शब्द में जैसे आता है नियम, आता है उपनियम, आता है अधिनियम, आता है अध्यादेश, आता है परंपरा, आता है रूढ़ी, आता है। यह आपके लिए इम्पॉर्टेंट नहीं था इसलिए नहीं लिखवाया, ठीक है। लेकिन उस परंपरा में रूढ़ी जो भी शब्द आते हैं उसमें आपके विधि शब्द के अंतर्गत किसे शामिल नहीं किया गया है, संविधान संशोधन प्रक्रिया को शामिल नहीं किया गया है। और यह शब्द जोड़ने के लिए एक अनुच्छेद बाद में जोड़ा गया जिसका नाम क्या है आपका 13 क्लॉज 4। और इसे मेरे साथियों 24वां संविधान संशोधन, किस संविधान संशोधन, 24वां संविधान संशोधन 1971 के तहत जोड़ा गया। कब जोड़ा गया, 24वां संविधान संशोधन 1971 के तहत जोड़ा गया। मेरे साथियों इसमें जब देखेंगे कि उल्लंघन की सीमा तक शून्य घोषित किया जा सकता है या समाप्त किया जा सकता है, तो शून्य घोषित या समाप्त जब किया जा रहा है तो किसको किया जा रहा है, कानून को किया जा रहा है। और क्यों किया जा रहा है, क्योंकि मौलिक अधिकारों का हनन कर रहे हैं वो सभी कानून। तो मेरे साथियों यहाँ पे एक सवाल उठता है, क्या मौलिक अधिकार संशोधनीय है या नहीं। यह प्रश्न कई बार पूछा गया है और इसके कई सारे मामले में, किसी मामले में यस कहा गया है कि मौलिक अधिकार संशोधनीय है, किसी मामले में कहा गया है कि यह संशोधनीय नहीं है। लास्ट एक आपका जजमेंट आया था जिसका नाम था केशवानंद भारती केस 1973, 24 अप्रैल 1973 का केस था। केरल मामला जमीन संबंधी विवाद का मामला था और यह सबसे बड़े आपका पीठ का निर्माण किया गया था। 13 जज इसमें बैठे थे और 7 और 6 से इसका निर्णय आया था। और उसमें कहा गया कि मूल अधिकार में संशोधन हो सकता है लेकिन मूल ढांचा को समाप्त नहीं किया जा सकता है। अब कहेंगे कि सर जी मूल ढांचा क्या हो गया, मतलब आप मूल अधिकार में संशोधन कर सकते हैं लेकिन मूल ढांचा को आप संशोधित नहीं कर सकते हैं। कहने का क्या मतलब है, कहने का मतलब यह है मेरे साथियों कि यह मेरा शरीर है और देख रहे होंगे कि शरीर के सर जी पे यहाँ पे एक तिल है, हो सकता है कि कहीं और आपके बाल इसमें सफ़ेद दिख रहे हों, ठीक है ना। तो आप क्या कर सकते हैं कि जो ये सफ़ेद बाल है इसको काला करवा सकते हैं, ठीक है। क्या कर सकते हैं, काला करवा सकते हैं। जो देखे होंगे मेरे में चश्मा लगा के पढ़ता हूँ तो मुझे लेंस लगवा सकते हैं, ठीक है। इसको कहते हैं बदलाव। जब यह छोटी छोटी चीज़ करते हैं तो मेरे शरीर में कोई इफ़ेक्ट ज़्यादा नहीं पड़ रहा है। लेकिन अब यह कहेंगे कि सर जी यह सफ़ेद हो रहा है, ऐसा करिए कि आप ऑपरेशन करवा लीजिए और ऐसे करवा के आप लड़की वाला बन जाइए, बस ये दाढ़ी उड़ी अइबे ना करेगा। तो मेरे साथियों मैं कहूँगा यार पागल हो का, मैं तो लड़का हूँ, दाढ़ी मेरा शौकीन है, मुझे तो होना चाहिए। आप कहेंगे कि अरे सर जी क्या पक रहा है, देख रहे हैं कितना अच्छा नहीं लग रहा है। तो मैं कहूँगा कि मैं अपनी मूल ढांचा जो मेरी आपका प्रत्येक पुरुषों में दाढ़ी आता है वैसे सब मेरे में भी आएगा। यह हमारा लड़कियों की शान है, हमारी मूल ढांचा है, हमारा जो आई है यह मूल ढांचा है। यह नहीं है कि आँख निकलवा के रोबोट वाला वह जो चिन्नी या चिट्टी होता है ना उसमें रोबोट में, वह आँख नहीं लगवाऊंगा। क्योंकि जो हमारे शरीर पे जो हमारे भगवान जो हमें आँख दिए हैं, जो नाक दिए हैं, जो ओठ दिए हैं, जो दाढ़ी दिए हैं हम लोग के लिए, ये हमारा मूल ढांचा है। हम मूल ढांचा में चेंज नहीं करेंगे। हाँ,
हमें यह करना है कि थोड़ा सा फेशियल करके हमको थोड़ा सा चमका दो, थोड़ा सा लाइट करवा दो, थोड़ा सा बाल एकदम शाइनिंग करवा के एकदम तेरे नाम बना दो, अजय देवगन वाला दिलवाले बनवा दो, तो ऐसा आप कर सकते हो। लेकिन मैं अपना मूल ढांचा नहीं करूँगा। तो मेरे साथियों यह मामला आया था आपका केशवानंद भारती बनाम 1973 में। ठीक है, लिख लीजिएगा, लिखिएगा, ऐसे लिखिएगा, मूल मूल अधिकार, मूल अधिकार संशोधनीय 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 है या नहीं, है या नहीं, न्यायालय का निर्णय, न्यायालय का निर्णय, न्यायालय का निर्णय। अब न्यायालय ने क्या निर्णय दिया, और न्यायालय मतलब कौन, सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में केस आता है, वही हम लोग पढ़ते हैं आपके किस में, मूल अधिकार में। तो मेरे साथियों इसमें 3 केस लिख लीजिएगा। एक तो लिख लीजिएगा शंकरी शंकरी प्रसाद केस, शंकरी प्रसाद केस, प्रसाद केस। और यह जो केस आया था मेरे साथियों 1951 में आया था। इसमें कहा गया कि मूल संविधान में संशोधन हो सकता है, यानी यस कहा गया। दूसरा था सज्जन सिंह, लिख लीजिएगा, सज्जन सिंह केस। और यह केस आया था मेरे साथियों 1965 में। इसमें भी कहा गया यस संशोधन किया जा सकता है। तीसरा लिख लीजिएगा गोलकनाथ केस मेरे साथियों। इसमें कहा गया, और यह केस आया था 1967 में, इसमें कह दिया गया कि नहीं संशोधन नहीं हो सकता है। और लास्ट केस आया था आपका केशवानंद भारती केस। और यह कब आया था, यह हुआ था, इसका जजमेंट कब आया था, 24 अप्रैल 1973। और इसमें कहा गया कि यस किया जा सकता है, बस एक चीज़ छोड़कर, मूल ढांचा में परिवर्तन नहीं होगा, मूल ढांचा में परिवर्तन नहीं, परिवर्तन नहीं और कर सकते हैं आप। ठीक है, यही प्रश्न कई बार पूछा गया है कि मूल ढांचा में, संविधान के मूल ढांचा में जो परिवर्तन नहीं करने की बात कहा गया है वह किस केस में कहा गया है। तो मेरे साथियों कहा गया है केशवानंद भारती बनाम आपका जो मामला हुआ था उसमें। यही आपका जजमेंट पढ़ाने के लिए इतना मशक्क़त करना पड़ा है। ठीक है, तो मेरे साथियों अब चलते हैं मूल अधिकारों में। जो हमें अधिकार, आपको अधिकार प्राप्त है उस पर बात करने। हमारा पहला जो अधिकार है उसे बोलते हैं समता का अधिकार। और समता का अधिकार 14 पढ़ेंगे अनुच्छेद, 15 अनुच्छेद पढ़ेंगे, 16 पढ़ेंगे, 17 पढ़ेंगे और 18 पढ़ेंगे। तो आइए पहले हेडिंग बना लेते हैं। पहला आपका अधिकार कौन सा है, समता, समता का अधिकार, समता का अधिकार। और इसमें हमें कौन सा अनुच्छेद पढ़ना है, तो लिख लीजिएगा, इसमें 14 पढ़ना है, 15 पढ़ना है, 16 पढ़ना है, 17 पढ़ना है और 18 पढ़ना है। 2-2 लाइन का है, ज़्यादा नहीं पढ़ाएंगे, आपके जो पेपर में आ सकता है वही पढ़ाएंगे। लेकिन समता का अधिकार कहाँ से कहाँ तक है यह याद जरूर रख लीजिएगा, क्योंकि यही प्रश्न कई बार पूछ लिया गया है कि समता का अधिकार कहाँ से कहाँ तक है। तो 14 से 18 तक है। ठीक है, अब आते हैं अनुच्छेद आपके 14 पे। इसमें है क्या, तो मेरे साथियों अनुच्छेद 14 के तहत कहता है कि राज्य किसी भी व्यक्ति को भारतीय राज्य क्षेत्र में विधि के समक्ष समता और विधि के समान संरक्षण से वंचित नहीं करेगा, चाहे वह भारत का नागरिक हो या विदेशी नागरिक हो। आइए इस पॉइंट को लिख लेते हैं, लिखिएगा, राज्य किसी भी व्यक्ति को, किसी भी व्यक्ति को, किसी भी व्यक्ति को भारतीय राज्य क्षेत्र में, भारतीय राज्य क्षेत्र में, राज्य क्षेत्र में, क्षेत्र में विधि के समक्ष समता, विधि के समक्ष, विधि के समक्ष समता और विधि के समान संरक्षण, विधि के समान संरक्षण से वंचित नहीं किया जाएगा, से वंचित
नहीं किया जाएगा, नहीं किया जाएगा, किया जाएगा। आगे आप लोग लिख लीजिएगा, चाहे वह भारत का नागरिक हो या विदेशी, ठीक है, चाहे वह भारत का नागरिक हो या विदेशी। मेरे साथियों, इसमें कहा क्या रहा है, कह रहा है कि राज्य यानी भारत की बात कर रहा है, किसी भी व्यक्ति में सब लोग आ जाते हैं, भारत के नागरिक भी आ जाएंगे और विदेशी भी आ जाएंगे, ठीक है। तो राज्य किसी भी व्यक्ति को भारतीय राज्य क्षेत्र में, ठीक है ना, भारतीय राज्य क्षेत्र में विधि के समक्ष समता, यह शब्द मेरे साथियों कहाँ से लिया गया है, ब्रिटेन से लिया गया है। और दूसरा कहता है विधि के समान संरक्षण से वंचित नहीं करेगा, यह जो शब्द है विधि के समान संरक्षण, इसे अमेरिका देश के संविधान से लिया गया है। मेरे साथियों, जो विधि के समक्ष समता है यह नकारात्मक देता है अवधारणा, कैसा देता है, नकारात्मक, जबकि विधि के समान संरक्षण कैसा अवधारणा देता है, सकारात्मक देता है। देखिए, विधि के समक्ष समता कहने का मतलब यह है कि विधि के समक्ष समता कहने का मतलब यह है कि विधि के समक्ष सभी समान हैं, कोई इससे ऊंच कोई नीच नहीं है, बड़ी बड़ी बातें करता है। लेकिन मेरे साथियों, इसका कुछ अपवाद भी हैं, जैसे राष्ट्रपति को भी हो गया कि राष्ट्रपति को राष्ट्रपति पद पर रहते हुए गिरफ्तार नहीं किया जा सकता है, यदि कोई उन पे मुकदमा चलाना है तो 2 महीने पहले नोटिस देना पड़ेगा। कुछ ऐसे अधिकार सांसद को भी प्राप्त होता है, जैसे जैसे ही सांसद की कार्रवाई, आपकी जो सांसद होता है और सांसद सत्र का जब बैठक बुलाया जाता है तो 40 दिन पहले और 40 दिन बाद, ठीक है ना, आपका किसी भी सांसद को गिरफ्तार नहीं किया जा सकता है। कुछ अधिकार मेरे साथियों यह विशेष पदाधिकारियों को प्राप्त होता है, इसलिए जो यह विधि के समक्ष समता है यह नकारात्मक अवधारणा दे देता है। जबकि विधि के समान संरक्षण जो है मेरे साथियों, यह सकारात्मक इसलिए है कि यदि मान लीजिए मैं खून करता हूँ, मैं मर्डर करता हूँ, तो मुझे अगर उम्र कैद की सज़ा होती है तो प्रधानमंत्री हो, चाहे आपका राष्ट्रपति हो, चाहे आपका कौन हो, मुख्यमंत्री हो, यदि ये भी खुलेआम मर्डर कर देते हैं, हत्या कर देते हैं, तो इन्हें भी वही सज़ा मिलेगा। हो सकता है कि हमसे भी सज़ा ज़्यादा मिले, क्योंकि इन पे विभागीय कार्रवाई भी होती है, जबकि हमको एक साधारण, मैं पढ़ा रहा हूँ यहाँ पे इस समय, तो हो सकता है कि मैं प्राइवेट सेक्टर में हूँ, या हो सकता है कि आप स्टूडेंट लाइन पे हैं, हो सकता है कि आप अगर मान लीजिए जॉब आपको मिल गई, टीचर हैं, तब वहाँ पे होगा। यदि आप टीचर होके मर्डर कर दिए, हत्या कर दिए, तो आपका विभागीय कार्रवाई भी होगा और आपके हत्या वाला केस भी लग जाएगा। तो यहाँ पे दो चीज़ें हो जाती है, इसीलिए आपका विधि के समान संरक्षण मेरे साथियों सकारात्मक अवधारणा देता है, जबकि विधि के समक्ष समता यह नकारात्मक अवधारणा देता है। अब चलते हैं अनुच्छेद 15 की तरफ। अनुच्छेद 15 लिख लीजिएगा, अनुच्छेद 15, इसमें क्या है, तो मेरे साथियों इसमें है सामाजिक समानता का प्रावधान। क्या है, सामाजिक समानता का प्रावधान, समानता का प्रावधान, समानता का प्रावधान, और यह केवल भारत के नागरिक को ही आपका प्राप्त है। ध्यान रखिएगा, किसको प्राप्त है, केवल भारत के नागरिक को। मेरे साथियों आर्टिकल 150 आयुष्मान खुराना का आपका फिल्म भी है, मूवी है, जाके आप देख सकते हैं, बहुत अच्छी मूवी है। आर्टिकल 50 देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं। मेरे साथियों आपसे पूछेगा कि सामाजिक समानता का प्रावधान किस अनुच्छेद में है, तो क्या बताएंगे, अनुच्छेद 15। लेकिन इसका एक अनुच्छेद है जिसका नाम है 15 क्लॉज 3, यह आपके पेपर में सर्वाधिक पूछा गया है। और है क्या इसमें, तो कहता है कि स्त्री और बालकों के लिए राज्य विशेष उपबंध कर सकती है। क्या कर सकती है, स्त्री और बालकों के लिए राज्य विशेष उपबंध कर सकती है। लेकिन 3 पढ़ने से पहले 1 भी पढ़ लेंगे, 2 पढ़ लेंगे, तब 3 पढ़ेंगे, ठीक है ना। आइए तो पढ़ लेते हैं, कोई ज़्यादा नहीं है मेरे साथियों। आपका 15 क्लॉज 1 में कहता है कि राज्य किसी भी नागरिक के साथ धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं करेगा। लिख लीजिए, बहुत ईजी है, 2-3 बार दोहराएंगे, याद आ जाएगा। लिखिएगा, राज्य किसी नागरिक के साथ धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान
जन्म स्थान के के आधार पर भेदभाव नहीं करेगा, भेदभाव नहीं करेगा, नहीं करेगा। यह किस अनुच्छेद में कहता है? 15 क्लॉज 1 में। अब लिखिएगा 15 क्लॉज 2। इसमें कहता है मेरे साथियों, एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के साथ किसी होटल में, किसी दुकान में, किसी मनोरंजन स्थल में, किसी तालाब में, किसी कुएं के पास, किसी स्नान घाट के पास भेदभाव नहीं करेगा। किस में कहता है? 15 क्लॉज 2 में। तो लिख लीजिएगा, एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के साथ, होटल, दुकान, अस्पताल, रेलवे स्टेशन, तालाब, स्नान घाट, सिनेमा घर इत्यादि स्थानों पर भेदभाव नहीं करेगा, करेगा। ठीक है। तो मेरे साथियों, यह आपका 15 क्लास 2 का लेटर था। अब चलते हैं 15 क्लास 3 पे। 15 क्लास 3 आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। उसी अनुच्छेद को पढ़ने के लिए 2 अनुच्छेद को ज़्यादा पढ़ना पड़ा है। उसमें कहता क्या है अनुच्छेद 15 क्लास 3 में? तो कहता है स्त्री और पुरुषों के लिए, स्त्री और बालकों के लिए, ठीक है ना, सॉरी, बालक के लिए कहता है, स्त्री और बालकों के लिए राज्य विशेष उपबंध कर सकती है। और इसी अनुच्छेद के तहत मेरे साथियों जो सबसे प्यारा प्रश्न बनता है, अब बताने वाला हूँ, बनता है महिला घरेलू हिंसा अधिनियम 2005 किस अनुच्छेद के तहत पारित किया गया? तो 15 क्लॉज 3। और यही पेपर में कई बार पूछा गया है। ठीक है, तो लिख लेते हैं, लिखिएगा अनुच्छेद 15 क्लॉज 3 लिखिएगा। इसमें बच्चों और स्त्रियों के लिए राज्य विशेष उपबंध कर सकती है। और लिख लीजिएगा क्या की है सरकार? तो महिलाओं के लिए की है आपका महिला घरेलू हिंसा अधिनियम 2005 पारित की है। और ये कानून है, एक बहुत खतरनाक कानून है, महिला घरेलू हिंसा अधिनियम। इसके तहत यदि महिलाएं जाके शिकायत कर दी कि हमारे सास, हमारे ससुर बोल रहे हैं कि हमारे आज दाल में नमक कम हो गया है, तो सास भी जाएंगे, ससुर भी जाएंगे, और सबसे बड़ा आरोपी पति होता है, वह जरूर जाएगा। तो यह जो आपका अधिनियम है बहुत खतरनाक है। और मेरे साथियों ये पूछा गया इसलिए लिखवा दिया हूँ इसको। ठीक है, बच्चों के लिए भी किया गया है, जैसे मिड डे मील योजना की स्टार्ट किया गया है, सर्व शिक्षा अभियान किया गया है, कई सारी योजना इसके तहत चलाए गए हैं। मेरे साथियों इसका जो एक लास्ट अनुच्छेद है आपका 15 क्लॉज 6, ठीक है ना, इसमें क्या किया गया है लिखना चाहते हैं तो लिख लीजिएगा। 103वां संविधान संशोधन 2019 के तहत मेरे साथियों जो जनरल में, किसमें? जनरल यानी सामान्य वर्ग में जो कमज़ोर हैं, क्या हैं? जो कमज़ोर हैं उन्हें हम कहते हैं EWS। क्या कहते हैं? EWS। उन्हें मेरे साथियों 10% आपका 15 क्लास 6 में, ठीक है ना, 15 क्लास 6 में शिक्षा में, किसमें? शिक्षा में आरक्षण दिया गया है, शिक्षा में आरक्षण दिया गया है। तो लिख सकते हैं, लिखना चाहते हैं तो कि 15 क्लास 6 में
103वां संविधान संशोधन 2019 के तहत सामान्य वर्ग में जो पिछड़े हैं, सामान्य वर्ग में क्या हैं, जो पिछड़े हैं, उन्हें 10% शिक्षा में आरक्षण दिया गया है। जबकि मेरे साथियों 16 क्लॉज 6 में आपका नौकरी में, किसमें, EWS को नौकरी में दिया गया है, नौकरी में। तो आप जब देखते होंगे ना कि नौकरी में भी EWS होते हैं, इनका अलग से मेरिट बनता है। चाहे आप देख लेंगे IAS हो चाहे PCS हो, किसी का भी मेरिट हो, आपका EWS का अलग मेरिट बनता है, आपका जनरल का अलग बनेगा, OBC का अलग बनेगा, SC का अलग बनेगा, ST का अलग बनेगा। ठीक है, जो सैनिक वाले होते हैं उनका अलग बनता है, स्वतंत्रता सेनानी वाले अलग बनता है, जो भूतपूर्व ऐसे हैं कुछ, सबका अलग अलग बनता है, इसलिए यहाँ पे भी आता है। तो नौकरी में किस में है, आपका 16 क्लास 6 में है, और पढ़ाई एजुकेशन शिक्षा में किस में है, तो आपका 15 क्लास 6 में है। मेरे साथियों अब चलते हैं अनुच्छेद 16 की तरफ, लेकिन पहले इसे मिटा देते हैं। मेरे साथियों अनुच्छेद 16 में अवसर की समानता का प्रावधान है, तो आइए इसे लिख लेते हैं। तो हेडिंग बनाइएगा अनुच्छेद 16 और लिखिएगा इसमें अवसर की समानता का, अवसर की समानता का, की समानता का प्रावधान है, प्रावधान है। इसमें क्या है, तो मेरे साथियों इसमें अवसर की समानता का प्रावधान है। तो आपके पेपर के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट यही लाइन है, और पूछा भी जा सकता है यूपी टेट के पेपर में कि अवसर की समानता का प्रावधान किस अनुच्छेद में है, तो क्या बताएंगे, अनुच्छेद 16। मेरे साथियों इस अनुच्छेद से ज़्यादातर प्रश्न नहीं बनता है, लेकिन जो प्रश्न बनने लायक है वह बता दिया हूँ। क्या पूछेगा, अवसर की समानता का प्रावधान किस अनुच्छेद में है, तो 16 में है। अब चलते हैं अनुच्छेद 17 की तरफ, हेडिंग डालिएगा अनुच्छेद 17। अनुच्छेद 17 में क्या है, तो मेरे साथियों इसमें है अस्पृश्यता, अस्पृश्यता का अंत, अस्पृश्यता का अंत। और मेरे साथियों अस्पृश्यता का अंत आपको याद करना ही करना है, कितना परसेंट, लगभग 10,000%। मेरे साथियों 100% होता है, लेकिन जो आपके लिए महत्वपूर्ण है, जो पेपर में आता है जहाँ से प्रश्न, उसको 1000%, करोड़ % बताता इसलिए हूँ क्योंकि उसको याद करना है। और कई बार पूछा गया है कि अस्पृश्यता का अंत का प्रावधान किस अनुच्छेद में है, तो 17। लेकिन मेरे साथियों यह भी ध्यान में रखिएगा, अस्पृश्यता का अंत तो है, लेकिन यहाँ पे परिभाषित नहीं किया गया है। यदि कोई आपसे पूछ दे कि अस्पृश्यता का अंत का परिभाषा किस अनुच्छेद में है, और आप बता देते हैं 17, तो बिल्कुल आप गलत बताते हैं। किसी भी अनुच्छेद में अस्पृश्यता के अंत का परिभाषा नहीं दिया गया है, बस इतना बताया गया है कि कौन सा कार्य करने पे अस्पृश्यता होगा, कौन सा कार्य करने पे अस्पृश्यता नहीं होगा। ठीक है मेरे साथियों, संसद ने अनुच्छेद 17 के लिए कानून बनाया था, जिसका नाम था अस्पृश्यता निवारण अधिनियम 1955। आइए इसे लिख लेते हैं, लिखिएगा संसद ने अस्पृश्यता निवारण अधिनियम 1955 बनाया, यह कानून है, बनाया। और इसका नाम मेरे साथियों, जो आपका यह कानून है अस्पृश्यता निवारण अधिनियम कानून है, यह इसका नाम 1976 में चेंज करके नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 कर दिया गया। प्रश्न क्या बनेगा, कैसे प्रश्न बनेगा, एक पॉइंट लिख लेते हैं तो बताता हूं आपको, लिख लीजिएगा, लिखिएगा 1976 में इसका नाम बदलकर नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 कर दिया गया।
1955 कर दिया गया, ये ध्यान में रखिएगा मेरे साथियों। अब पूछेगा कैसे प्रश्न, आइए देख लेते हैं। पहला तो प्रश्न सीधे यहाँ से पूछ लेगा कि जो अस्पृश्यता का अंत है वह किस अनुच्छेद में है। तो यह वाला पॉइंट जो है आपका याद होना चाहिए कि अस्पृश्यता का अंत जो है किस अनुच्छेद में है, 17 में है। यह पॉइंट को आपको ध्यान में रखना चाहिए। दूसरा पूछेगा कि अस्पृश्यता के लिए कौन सा कानून या कौन सा अधिनियम बनाया गया। तो यह अधिनियम याद रखिएगा, अस्पृश्यता निवारण अधिनियम कब बनाया गया था, तो 1955 में। और यह बार बार पूछता है मेरे साथियों कि अस्पृश्यता निवारण अधिनियम का नाम बदलकर क्या कर दिया गया, नागरिक, यह ध्यान में रखिएगा, नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 कर दिया गया। कब किया गया, यह वाला पॉइंट, ये वाला, ये पॉइंट बहुत ज़्यादा बार पूछा गया है कि अस्पृश्यता निवारण अधिनियम 1955 का नाम बदलकर नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 किया गया, कब किया गया। यह जो पॉइंट है 1976, ये बहुत बार पूछा गया है, तो याद इस पॉइंट को रखिएगा। अब चलते हैं अनुच्छेद 18 की तरफ। अनुच्छेद 18, इसमें क्या है तो मेरे साथियों, इसमें है उपाधियों का अंत। क्या है, उपाधियों का अंत है मेरे साथियों। कहा जाता है कि किसी भी व्यक्ति को, किसी भी नागरिक को उपाधि लेने के मनाही है, यानी उपाधियों का अंत है। बस अपवाद इसमें दो लोगों को छोड़ के कहता है। अपवाद किसको कहता है, अपवाद छोड़कर, तो कहता है एक तो सैन्य को, यानी सैन्य जो सैनिक है वह उपाधि ले सकते हैं। जो शिक्षक हैं, यानी शिक्षा के क्षेत्र में आपका उपाधि दिया जा सकता है। तो दो को छोड़कर सभी व्यक्तियों के लिए, कोई भी नौकरी करते हैं उनको उपाधि का क्या है, अंत है। बस दो को छोड़कर, एक है सैन्य, दूसरा है शिक्षा। मेरे साथियों, इसी अनुच्छेद के अंतर्गत आपका आता है भारत रत्न का मामला। किसका मामला, भारत रत्न का मामला। तो लिख लीजिएगा, कभी कभी पूछ सकता है अभी, भारत रत्न और पद्म सम्मान। मेरे साथियों, पद्म सम्मान के तहत 3 पुरस्कार दिया जाता है। एक तो दिया जाता है पद्म श्री, क्या दिया जाता है, पद्म श्री। और एक दिया जाता है पद्म विभूषण, और आपका पद्म भूषण। ये 3 आपके पद्म सम्मान के तहत सम्मान दिया जाता है। ठीक है मेरे साथियों, जो भारत रत्न है, यहाँ से प्रश्न कई बार पूछा है, जो आपका भारत रत्न है या पद्म सम्मान, जो 3 पद्म आपका सम्मान दिया जाता है, पद्म श्री, पद्म विभूषण और पद्म भूषण, इसकी शुरुआत कब हुआ था, तो वह लिख लीजिएगा। कई बार यह भी प्रश्न पूछा गया है। तो इसकी शुरुआत 1954 में हुआ था। कब हुआ था, 1954 में हुआ था। ठीक है, लेकिन मेरे साथियों, इससे एक केस आता है जिसका बार बार जिक्र आता है, जिसका नाम है बालाजी राघवन केस। बालाजी राघवन केस, ठीक है ना। यह केस को याद रखिएगा। और यह केस था 1996 का। कब का था, 1996 का केस है। और इस केस में मेरे साथियों कहा गया, क्या कहा गया, कहा यह गया कि जो उपाधि है, क्या है, जो उपाधि है, ठीक है ना, देख लीजिएगा। जो कहा, इसमें कहा गया इस केस में, जो उपाधि है यानी TITLE, टाइटल जो है यह असंवैधानिक है। क्या है, असंवैधानिक है। इसी में कहा गया कि जो टाइटल या उपाधि है यह असंवैधानिक है। और जो सम्मान है, जो आपका सम्मान करते हैं, यानी आप क्या करते हैं, किसी को अवार्ड देते हैं, यह आपका संवैधानिक है। यानी आप सम्मान दे सकते हैं, आप क्या कर सकते हैं, सम्मान दे सकते हैं। तो जो हम देते हैं, जो हम भारत रत्न देते हैं, जो आपका पद्म सम्मान देते हैं, यह क्यों दिया जाता है, यह आपका कुछ कार्य किए रहते हैं। और भारत रत्न तो 4 क्षेत्रों में दिया जाता है, कला साहित्य, समाज सेवा के क्षेत्र में दिया जाता है, और एक विज्ञान के क्षेत्र में दिया जाता है, इसीलिए दिया जाता है। तो यह कुछ ऐसे कार्य किए रहते हैं, कुछ देश के लिए कार्य किए रहते हैं, तब उनको सम्मान दिया जाता है, उपाधि नहीं दिया जाता है। तो यह कुछ आपके 18 का लेखा जोखा है। इतने में से प्रश्न बन जाएगा। मेरे साथियों, आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, क्योंकि लंबा बहुत ज़्यादा वीडियो हो जाएगा।
तो आज का वीडियो आपको कैसा लगा? यदि अच्छा लगा होगा तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। और मेरे साथियों, जो भी आपके मित्र हैं, जो भी आपके फ्रेंड हैं, जो भी आपके महिला मित्र हैं, सबसे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करवा दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। आज के लिए धन्यवाद।